वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और खास करके आपकी परीक्षा मिड टर्म अगर लगी हुई है तो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसी के लिए खास करके ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आती वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास अपने। आपको बता दूं कि मात्र इन 4 टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आपके यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हिंदी गद्य साहित्य में अगर खास करके अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़ना, आइए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास सबसे पहले आपको जान लेना है। यहाँ से एक प्रश्न आपका आने वाला है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं का परिचय। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब गद्य विधाओं का इतिहास में जैसे कहानी का उद्भव विकास कैसे हुआ, ठीक है, कुछ मात्रा में जानने का प्रयास। इसके अलावा आपको थोड़ा सा उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ लेना है, ठीक है, ये सब आपको जान लेना है। तो वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है हर एक सब्जेक्ट के बारे में। अगर जो है हर एक चैप्टर के बारे में लगभग 10 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें हमने उपन्यास, कहानी के विकास या तरह सबको समझ लिया है। तो आप हमारे जो है अगर कोर्स को ले सकते हैं। उसमें चूंकि एक कोर्स लॉन्च किया गया है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा, मात्र 100 रुपये में बहुत कम फीस में आपके लिए पूरे का पूरा हिंदी साहित्य आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। अभी 10 क्लासेस अभी तक हो चुकी कि अभी तक क्लास इसलिए ब्रेक थी चूँकि जो है कुछ जो है कारण हो चुके थे, इसीलिए क्लास आपकी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये 10 क्लासेस अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जैसे आप कोर्स लेंगे। मात्र 100 रुपये का ये कोर्स है, ये बात ध्यान रखिए। मात्र 100 रुपये में पूरी हिंदी साहित्य आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ाई जाएगी। आप आसानी से पढ़ सकते हो और पीडीएफ नोट्स भी आपको साथ में मिलेगा। ओके, आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सअप नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 916193, ठीक है, 9161936062। ये व्हाट्सअप नंबर है। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 9161936062 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा और बोलिएगा कि सर हमको हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है। तो मैं एक स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना। उसके तुरंत बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो भी क्लासेस हो चुकी है उसकी पीडीएफ और एक प्लेलिस्ट सेंड कर दी जाएगी, जिसमें आपको हर क्लास आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी सिलेबस के सहित। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। इन सभी का पूरा पढ़ा दिया हमने, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया, संक्षिप्त इतिहास पूरा हमने समझ लिया है। हिंदी उपन्यासों का, उपन्यास का उद्भव विकास, कहानी का उद्भव विकास, नाटक का उद्भव विकास, एकांकी का उद्भव विकास, आलोचना का उद्भव विकास, व्युत्पत्ति कैसे हुई, सब चीज़ों को हम समझाते हुए आगे बढ़े हम लोग। हिंदी एकांकी का स्वरूप और विकास कैसे था, इसके अलावा हमने और भी चीज़ों को, निबंध का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताओं को, किन किन युग में क्या क्या यात्रा वृत्तांत हो गया, संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गई, सभी के बारे में लगभग बता रखा है। तो आप सभी लोग जो है अगर चाहें तो कोर्स ले सकते हैं और विधिवत तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आने वाले समय में आत्मकथा, जीवनी, सभी पर चर्चा होने वाली है। तो आप सभी लोग कोर्स ले सकते हो और विधिवत तरीके से जानकारी ग्रहण कर सकते हो। इसके पहले एक मॉडल पेपर हमने 2023 का ऑलरेडी दे रखा है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, उसमें हमने इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए इस वीडियो में मैं नहीं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो मॉडल पेपर 2023 का हमने डाल रखा है बीए थर्ड सेमेस्टर का, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो उसमें आप पढ़ सकते हो। हिंदी गद्य साहित्य का आपको संक्षिप्त इतिहास देख लेना है। अब गद्य साहित्य का इतिहास में आप सभी को पता होगा, गद्य साहित्य के इतिहास में आपको जैसे कि उपन्यास, कहानी और खास करके आपने पता होगा नाटक और निबंध, इन सभी का विकास आपको देख लेना। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सभी का एक प्रकार से आपको महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ, मतलब आपको महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पढ़नी, बस। ओके, आपको बता दें इसके अलावा अगला चैप्टर आपका आएगा हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी। हिंदी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में किसका संकलित है, तो वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, ये एक उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आपसे वृंदावन लाल वर्मा का जीवन परिचय पूछ सकता है, उनकी 2-3 रचनाओं के नाम पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा जो है, इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी को हुआ था 1889 ईस्वी में। और गांव पड़ता है इनका उत्तर प्रदेश में, एक जिला है झांसी, आप सभी को पता होगा। मऊ रानीपुर एक स्थान है झांसी में, तो वहीं पर 9 जनवरी को 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अयोध्या प्रसाद था और गुरुजी का नाम पंडित विद्याधर दीक्षित था। और
कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ऐतिहासिक उपन्यासकार निबंधकार रहे वृंदावन वर्मा जी। और 1916 ईस्वी में आप देखेंगे कि वकालत की परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण करी और उसके बाद में वकालत का पेशा भी अपनाया। इसके साथ ही साथ साहित्य लेखन में भी कार्य करने लगे और 1958 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से आगरा विश्वविद्यालय ने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की है उसने डीलिट की मानद उपाधि इनको दी और 1905 ईस्वी में पद्म विभूषण सम्मान मिला और 23 जनवरी 1989 ईस्वी को इनका जो है देहावसान हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई वृंदावन वर्मा जी की। ओके, वृंदावन वर्मा की अगर मैं बात करूं तो इनके कई सारे रचनाएं फेमस हैं। तो ये था एक प्रकार से वृंदावन वर्मा जी का जीवन। थोड़ा सा इनकी रचनाओं की अगर बात की है तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है इन्होंने। और जैसे कि आप देखें, जैसे गणकुहार हो गया, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधोजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, ये ऐसे उपन्यास इनके रहे हैं। रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में मातृभूमि एवं राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास, समाज में कमज़ोर निर्बल समझी जाने वाली जो नारी शक्ति है उसको बताने का प्रयास, उसको बढ़ाने का प्रयास, उसको समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया इन्होंने। और कुल मिलाकर के झांसी का रानी जो उपन्यास है, इसके सारांश की बात की तो आप सभी को पता होगा। झांसी की रानी का सारांश जो है, चूँकि 1946 में जो है झांसी की रानी रचना लिखी गई और हिंदी का सर्वाधिक विख्यात ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है झांसी की रानी को। और वर्मा जी ने ऐतिहासिक तथ्यों की खोज संपूर्ण मनोयोग के साथ किया है इस निबंध में। और यह भी है कि दीवान आनंद राय मेरे यानी वर्मा जी के परदादा थे और रानी लक्ष्मीबाई की ओर से लड़ते लड़ते सन 1858 में मऊ की लड़ाई में मारे गए थे। कौन? इनके जो दीवान आनंद राय थे, इनके वर्मा जी के दादाजी थे, तो परदादा थे। तो वो भी इन्हीं के साथ, यानी रानी लक्ष्मीबाई। तो एक प्रकार से इनके बारे में जानकारी थी कुछ मात्रा में, अधिकतर कुछ सुनी सुनाई। और 8 से 10 वर्ष का था तब परदादी से रानी के विषय में बहुत सी कहानियाँ सुना करते थे ये। और उन्होंने रानी को देखा था, लेकिन कहानी को सुनने पर भी विश्वास नहीं होता था इनको। काफ़ी खोज के उपरांत इन्होंने सत्य तथा निष्कर्ष निकाला और उसी के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास को लिखा इन्होंने। झांसी की रानी उपन्यास की अगर बात की जाए तो एक विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है ये। और इसमें आप देखिएगा तो बहुत कम कल्पना का सहारा लिया गया है। लेखक कहानी के रूप में पूर्व से चूँकि सुन चुका है लोगों से, उसी के आधार पर रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी, इसके बारे में बताने का प्रयास लेखक ने जो है पारसनीय के ग्रंथ में पढ़ा कि इसका सौर व्यवस्था की परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ। खोजबीन से निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि रानी स्वराज के लिए लड़ी थी। अपनी आत्मकथा, अपनी कहानी 1970 ईस्वी में वर्मा जी ने स्वयं लिखा कि 5वीं 6ठी कक्षा में ई मार्सडन रचित भारत का इतिहास था, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था वो। उसमें आप देखिएगा एक जगह पढ़ा था उन्होंने वर्मा जी ने कि भारत के लोग गर्म मुल्क होने के कारण से ठंडे देश के आक्रमणकारियों के आगे हारते रहे परंतु आगे नहीं हारे। लक्ष्मीबाई जो इतनी बहादुरी से लड़ी मरी, वह सब व्यर्थ गया, मन में आग लग गई, पुस्तक का वह जो है सफ़ा फाड़ डाला गया। वस्तुतः यहीं से वर्मा जी के मन में इतिहास के स्रोतों के अन्वेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि आजीवन चलती रहती है। और उसी का एक एक प्रकार से नमूना झांसी का रानी हमारे समझ प्रस्तुत होता है। यानी कुल मिलाकर के जो इतिहास के साथ उन लोगों ने छेड़छाड़ करी, उसी इतिहास को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए साहित्य का सहारा लिया इन्होंने और हमारे समक्ष जो है प्रस्तुत किया। तो रानी की लक्ष्मीबाई जो ये उपन्यास है, इसकी समीक्षा वगैरह हम देखेंगे विस्तार से। ओके, वृंदावन जब वर्मा जी के बारे में तो आप सभी को पता होगा, तो सारी चीज़ें। और ख़ास करके इसमें रानी लक्ष्मीबाई तो आपको पता होगा मुख्य उपन्यास की पात्र रही हैं। और वृंदावन वर्मा जी ने इस उपन्यास को लिखा है, उपन्यास विधा की रचना है। तो कुल मिलाकर के ये उन्हीं के जीवन के बारे में है। इसके अलावा अगला है कहानी। जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनमें पंच परमेश्वर बड़ी फेमस कहानी है। पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। जन्म होता है इनका लमही वाराणसी में। मैं गया हूँ इनके घर पर भी, मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर मैंने गया, मतलब मैं गया था वहाँ पर और विस्तार से वहाँ पर मैंने जानकारी ग्रहण की लमही में। अब तो गांव एक प्रकार से थोड़ा सा बदल चुका है इनका। उनका जो तालाब वाला था, इनके घर पर भी मैं गया, घर में अंदर देखा सब घर खाली पड़ा था, मतलब कि जब जिनकी जयंती थी जिस दिन, यानी 31 जुलाई को। ओके, तो उसी दिन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था।
मृत्यु 8 अक्टूबर को 1936 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से इनका नाम, बचपन का नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया हुआ हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जबाना पत्रिका से प्रकाशित होती थी। सॉरी, 1980 मैंने बोल दिया क्या? 1880 होगा, 1880। ठीक है, 1980 थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ निकल गया। तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होता है लमही में, वाराणसी में। 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु होती है। आपको पता होगा इनका लास्ट जो उपन्यास था, जो है उसकी लास्ट कहानी भी आपको पता होगा कौन सी कहानी है, जिस कहानी पर एक प्रकार से ये आरोप लगाया जाता है कि ये दलित विरोधी कहानी है। कफन कहानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो कहानी। ठीक है, और ख़ास करके आप देखिएगा ये कहानी जो है पंच परमेश्वर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की कहानी है, उनकी मित्रता की कहानी है। साझे में खेती करते हैं, कुछ लेन देन भी साझा करते हैं, एक को दूसरे पर अटल विश्वास होता है। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप करके गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उसमें खान पान का व्यवहार था, एक प्रकार से ना धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र यही होता है कि विचार मिले। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे, यानी कि बचपन की यारी थी, बचपन की दोस्ती थी। और कहा जाता है कि बचपन की दोस्ती जो होती है वो कहीं ना कहीं पे बड़ी लंबी चलती है। तो जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान किया करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ मांजी, खूब प्याले धोए, उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम ना लेने पाए। इस प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि जो है प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर दिया करती थी। इस प्रकार से अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा ये सब करना ज़्यादा अच्छा लगता था, ज़्यादा विश्वास था उस पर। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। और यदि अलगू पर जुमराती शेख का आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि जो है विद्यापार्जन में क्या हुआ था, शक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, या एक प्रकार से विद्या उसके भाग्य में नहीं रही होगी, इसीलिए उसको विद्या नहीं मिली। मतलब पूरा गुरु के ऊपर डिनोट कर देना कि गुरु के आशीर्वाद से विद्या मिलती है, इस प्रकार से। और जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल नहीं थे, उन्हें जो है अपने सोटे पर अधिक भरोसा रहता था। वो आशीर्वाद देने में कम विश्वास, लेकिन सोटे से मारने में ज़्यादा विश्वास रखा करते थे। और उसी सोटे के प्रताप से क्या होता था, आसपास के गाँव में जुम्मन की पूजा हुआ करती थी। मतलब डर बसता था कि बहुत ज़बरदस्त उनके लिखे हुए जो रहननामे होते थे, बैनामे होते थे, कचहरी पर जो है मुहर्रिर की भी कलम नहीं उठा सकता था, उस पर जो कुछ भी लिख देते थे। और हल्के का डाकिया, कांस्टेबल, तहसील का चपरासी, सब उसकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अलगू का मान उसके धन के कारण था, और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर आदर पात्र बने थे। यानी जुम्मन शेख के पास विद्या थी और अलगू चौधरी के पास क्या था, धन था। तो इस प्रकार से दोनों की एक प्रकार से ये था दोनों के पास। धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ें होती गई, बाद में कई सारी चीज़ें होती हैं, और चर्चा करेंगे हम इस पर। थोड़ी लंबी कहानी है और बताएंगे हम इसको, आपको विस्तार से हर एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। कहानी जो है बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, और पूरी कहानी तो एक प्रकार से हम जब चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से तो एक प्रकार से यहाँ से पूछा जा सकता है पंचमरमेश्वर कहानी के बारे में। और अगली कहानी आपकी पाजेबाती जैनेंद्र कुमार की है। जैनेंद्र कुमार का जन्म होता है 2 जनवरी 1905 को, मृत्यु होती है 1988 को 24 दिसंबर। और इनका स्थान, जन्म स्थान है अलीगढ़ में, कौड़ियागंज पड़ता है वहाँ पर। और ख़ास करके जैनेंद्र की बात की तो इनकी कहानी पाजेब कहानी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, हम चर्चा कर लेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के इस कहानी में देखिएगा जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है ये। इसमें मुन्नी जब पड़ोस की सहेलियों को नए किस्म का पाजेब पहने हुए देखा तो वह उसके लिए हट करने लगती है। माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। बाद में मुन्नी की जो बुआ होती है पाजेब लेकर के आती है।
आशुतोष ने साइकिल की मांग की तो बुआ ने जन्मदिन पर उसे साइकिल देने का भी वादा किया। पाजेब की खो जाने पर मुन्नी के माता पिता नौकर बंसी पर शक किए। बाद में आशुतोष पर शक हुआ। आशुतोष, छुन्नू और पतंग वाले सभी एक एक करके इस पाजेब की चोरी से गुजरते हैं, लेकिन बाद में बुआ बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं कि भूल से वह उसके साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस कहानी में यही दर्शाया गया है कुल मिलाकर के कि कभी भी बिना सोचे समझे बच्चों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। इसमें बिना सोचे समझे संदेह करने वाले माता पिता पर व्यंग किया गया है। ये ज्ञानेंद्र कुमार का एक प्रकार से मंतव्य रहा है। कुल मिलाकर के ये कहानी है, इस प्रकार से आपको इन कहानियों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेनी है, बाकी ज़्यादा एक प्रकार से नहीं। एक आध दो कहानी शुरुआत की, 2 कहानी हो गई बस। उसके बाद में आपकी जो है मिड टर्म में नहीं पूछा जाएगा, बाकी जो सेमेस्टर वाली परीक्षा होगी उसमें तो हम बताएंगे ही। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका है, देखिए हिंदी नाटक। हिंदी नाटकों की अगर बात की है तो नाटक में आपके जैसे कौन सा नाटक शामिल है भाई, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कौन सा नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन बताएगा? कौन सा नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन बताएगा? फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। कौन सा नाटक, कौन सी एकांकी? तो आप सभी को पता होगा एकांकी कौन सी है, कौन सी एकांकी है, कौन सा नाटक है भाई? जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक ही है ना। तो ये ध्रुव स्वामिनी जो है ये एक नाटक है, तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। 1889 में मृत्यु मतलब कि जन्म होता है, 1937 मतलब कि 37 में मृत्यु होती है जयशंकर प्रसाद जी की। इनकी रचना तो कामायनी विश्व प्रसिद्ध है ही। और इसके अलावा आप देखेंगे चित्राधार, झरना हो गई। नाटकों में इनके बहुत सारे नाटक हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग्य, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याण, अजातशत्रु, ये सब नाटक है। ऐतिहासिक नाटक लिखने में माहिर हैं। उपन्यासों की भी रचना करी है जैसे शंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण रचना है, ओके। कहानियों की भी रचना करी जैसे कि प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब कहानियाँ हैं। निबंध भी लिखा है, कला और काव्य यानी काव्य और कला। ध्रुव स्वामिनी नाटक की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे ऐतिहासिक नाटक है। इसमें प्रासंगिक घटनाओं का अभाव दिखाई देता है और ख़ास करके आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा मतलब ऐतिहासिकता तो कहीं ना कहीं पे इसमें कम दिखाई पड़ती है और कथा वस्तु सुगठित और सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहित होती रहती है। उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे नाट्य शास्त्र की शास्त्रीय दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी अपने जो है अनचाहे पति रामगुप्त को, जो कि कलियु है, उसको धिक्कारने और फटकारने से कथानक प्रारंभ होता है और इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है कथानक। तो हम चर्चा करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में। स्त्री पात्र में ध्रुव स्वामिनी में जैसे ध्रुव स्वामिनी है, एक मंदाकिनी है, एक कोमा है, ये 3 स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, सकराज है, खिंगल है, मिहिर देव है। और अन्य पात्रों में सामंत कुमार है, शक सामंत है, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजरा, ये सब है। और ये एक प्रकार से ये नाटक में आप देखेंगे बढ़िया नाटक है, ज़बरदस्त नाटक है। किसी जब हम जो है पढ़ाएंगे इसको, इस नाटक के बारे में चर्चा कर लेंगे, ओके। इस नाटक के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा नाटक के अलावा अगला आपका आता है एकांकी। एकांकी में आपको कौन सा एकांकी पढ़ना है? एकांकी तो आपको पढ़ा होगा ना। एकांकी कौन सी पढ़नी है, बताने का प्रयास करेंगे। एकांकी में आपको क्या पढ़ना है, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। एकांकी में दीपदान एकांकी जो है ये किसकी है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, पढ़ना है आपको। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, 1990 में मृत्यु हुई थी। एक एकांकी साहित्य का जनक भी इनको माना जाता है, मतलब एकांकी साहित्य का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। इनका पहला एकांकी जो है 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु शीर्षक से प्रकाशित हुआ और मौलिक लेखन और कलात्मकता इनमें व्याप्त थी और इसी के द्वारा हिंदी एकांकी को पाश्चात्य एकांकी की समता से अलग एक प्रकार से देने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तो हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों के भीष्म पितामह कहे जाते हैं ये। और ख़ास करके आप देखेंगे कि आधुनिक एकांकी के जन्मदाता के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कार्य महत्वपूर्ण है, ऐसा सेठ गोविंद दास का भी मानना है। अलग अलग विद्वानों ने इन पर एक प्रकार से अच्छे तरीके से कहा है। एकांकी संग्रह में इनका ऐसे रेशमी टाई 1941 में प्रकाशन हुआ, चारुमित्रा 1942 में, विभूति 1945 में, सप्तकिरण 1947 में, रूप रंग 1948 में, रजत रश्मि 1950 में। इस प्रकार से कई सारी एकांकियों को इन्होंने लिखा
और इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनकी भाषा सरल रहती है, ओज रहती है, इनकी भाषा में ओजपूर्ण भाषा है, माधुर्य भाषा में पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से पात्र रहता है उसी हिसाब से भाषा भी आती है। दीपदान एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। दीपदान एकांकी में जो पात्र परिचय है आपका, एक कुंवर उदय सिंह है, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराजा जो राणा सांगा है उनके सबसे छोटे पुत्र हैं, जो है कौन भाई, कुंवर उदय सिंह। राज्य का उत्तराधिकारी है, इसकी उम्र 14 वर्ष की है। चंदन एक पात्र है, धायमा पन्ना का पुत्र है, ये 13 साल का है। बनवीर एक इसमें पात्र है, महाराजा राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, आयु इसकी 32 साल है। कीरत एक पात्र है, जूठी पत्तल उठाने वाला है, 40 साल की उम्र है इसकी। पन्ना जो है कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है। और चंदन की माँ है ये, ओके। और आयु इसकी 30 साल की है, यानी कि एक स्त्री है, धाय पन्ना माँ, ओके। इसके अलावा सोना एक पात्र है, स्त्री पात्र है, जो है रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, 16 साल की एक प्रकार से सुंदर युवती है। शामली एक है, अंतापुर की परिचायिका, 28 साल की है। और ये समय है 1536 ईस्वी के समय का ये इतिहास है। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा होता है, स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष चित्तौड़ में। उसी समय की पूरी कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाजे पर रेशमी पर्दे लगे हुए हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है, सिरहने पन्ना पन्ना के बैठने का स्थान है। इस प्रकार चीज़ें होती है और सारी चीज़ चलती रहती हैं, हम चर्चा कर लेंगे इस पर भी, ओके। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये एकांकी है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। निबंधों में अगर खास करके बात की तो कई सारे निबंध हैं, आपको जो है एक आध दो निबंधों के बारे में पढ़ लेना है। निबंधों में भी आप देखेंगे भारतवर्ष उन्नति कैसे होती है, निबंध पढ़ लीजिएगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्होंने भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस पर एक निबंध ही लिखा है। और भारतवर्ष उन्नति निबंध जो लिखा गया है कहीं न कहीं पे, चूँकि हिंदुस्तानियों की उनकी आलसी प्रवृत्ति के कारण से निंदा की मतलब कि करने का प्रयास इस निबंध के माध्यम से किया गया है। चूँकि हिंदुस्तानी कभी कभी आलस दिखा देते हैं, और ख़ास करके ये हिंदुस्तानी कैसे उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। विलायत के लोग, यानी कि जो विलायती लोग हैं, वो कैसे समय का सदुपयोग करते हैं, उनसे हमको कुछ सीख लेना चाहिए, इस प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भारतवर्ष उन्नति उपन्यास आप पढ़ लीजिएगा, मतलब कि निबंध है, पढ़ लीजिएगा, फेमस निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात किए तो आप सभी को पता होगा, और इनका जन्म कब होता है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म होता है भैया आप सभी को पता होगा, 1850 ईस्वी में जन्म होता है। काशी के एक वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था, उपनाम इनका गिरधर दास था। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध काव्य रसिक कवि माने जाते हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु जन्मजात ही कवि थे, और 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दोहा बना करके अपने पिता को सुनाया था। सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था अपने पिताजी से। जो दोहा था इन्होंने लिखा था कि ले बेओढ़ा ढाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन को हनन लगे बलवान। ये दोहा इन्होंने अपनी 5 वर्ष की अवस्था में बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य गगन के इंदु कहे जाते हैं भारतेंदु, भारत प्लस सिंधु, हिंदी साहित्य के गगन के इंदु बोले जाता है इनको। मौलिक नाटकों की रचना करी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विषय विषस्य विषमोधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये सब इनके नाटक हैं। और अनुदित नाटक भी, यानी कि जो है अनुवाद किए हुए संस्कृत से, कई सारे जैसे सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, रत्नावली, विद्या सुंदर, ये सब निबंध संग्रह भी कई सारे लिखे इन्होंने। ठीक, तो इस प्रकार से यात्रा वृत्तांत, जीवनी, उपन्यास भी लिखा। कुल मिलाकर के बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य का विकास करने में मदद करी। अगला जो आपको पॉइंट पढ़ना है भाई, इसमें हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय आपको जान लेना है। हिंदी गद्य साहित्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं, जैसे कि आपका हो गया रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको ग्रहण कर लेनी है। बस इतना आपको अगर तैयार है इस समय, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से अपनी मिड टर्म की परीक्षा को कर सकते हो और अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हो। आपको मैं बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें संकलित थी, आपका पाठ्यक्रम मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, लगभग 10 चैप्टर हो चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आप सभी को अगर कोर्स लेना किसी भी छात्र छात्रा को, तो अभी भी 100 रुपये में कोर्स आपका बिक रहा है, मतलब कि एक प्रकार से कोर्स आपको मिल जाएगा। और बेचने का कोई पर्पज़ नहीं है, वो कोई एक प्रकार से वस्तु नहीं, शिक्षा, लेकिन मात्र 100 रुपये में है वो, इसलिए प्राइस रखी गई ताकि आप मन लगा करके पढ़ें उसको। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री, जो है आसानी से।
ओके। तो आप अगर जिनको भी कोर्स लेना तो आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा, 9161 93 60 62 नंबर है। वहाँ पर आपको मैं एक प्रकार से आप बताइएगा कि मुझे हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है थर्ड सेमेस्टर का, बीए थर्ड सेमेस्टर, ये लिख दीजिएगा। तभी मैं आपके लिए आगे रिकमेंड करूँगा। वैसे मैं नहीं बताऊँगा कि हाँ भाई क्या करना क्या नहीं। मैं पहले ये नहीं पूछूंगा कि कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं पूरा पढ़ने के लिए, जिनको पूरा पढ़ना है उनके लिए, खास करके आप सभी लोगों के कमेंट के बाद में भी हमने कोर्स लॉन्च किया है। बाकी मैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाना चाहता हूँ। मुझे कोई जो है शौक़ नहीं लगी है ये सब कोर्स बेचने की, ये पढ़ाने की। बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में जो कुछ देने का मेरा मन करता है, मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल फ्री में पूरा यूट्यूब पर पढ़ा दूँ। लेकिन जब मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हो, पढ़ते नहीं उतना ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में हर चीज़ पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और बाकी सब्जेक्ट आपके बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर मिलेंगे आपको। हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिली हुई होगी, आप सभी लोगों ने देखा होगा, और इसी प्रकार से आगे मिलती रहेगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का प्रयास रहता है मेरा हमेशा, और रहेगा। और आप लोगों के लिए कुछ मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों के अंतर्गत आपको व्यवस्था दिखाई पड़े। ठीक है, तो जो है ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।